हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पढ़ चुके हैं। आज जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हैलो एल्केन्स, हैलो अरीन्स जो चैप्टर है हमारा, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और उसी का ये टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आप बच्चों को बहुत ही आसान सी भाषा में, साधारण सी भाषा में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझाऊंगा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अगर मैं कुछ एक साल पहले की बात करूं तो 19 में भी क्वेश्चन आए हैं, जैसा कि मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था इस टॉपिक को तैयार करने से पहले। 19 में क्वेश्चन आया है, 20 में क्वेश्चन आया है, 21 में क्वेश्चन आया है, 22 में क्वेश्चन आया है, 23 में भी क्वेश्चन आया है, 24 में क्वेश्चन आया है, 25 में क्वेश्चन आया। यानी कि 5-6 साल से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं बच्चे, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगने लगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक बात समझना, बहुत सिंपल वे में आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट डिफरेंट होता है। ऐसा जो फिनोमिनन होता है उसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और जो कंपाउंड्स हैं उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। देखो यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, two or more compounds having same molecular formula and chemical structures but differ in their behavior towards plane polarized light। तो ऐसे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और फिनोमिनन होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स हैं। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, कहां से आती है, ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी बच्चों जो आपको समझ नहीं आए। तो यहां पे बात हुई है प्लेन पोलराइज लाइट की। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है। ठीक है, देखो प्लेन पोलराइज लाइट, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड through a Nicol prism, all vibrations except those in one particular direction are cut off and the plane polarized light is obtained। सिंपल सी बात यह है कि जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में होते हैं। इस तरह से हम वो वाइब्रेशन शो करते हैं। ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकॉल प्रिज्म से पास करते हैं तो निकॉल प्रिज्म क्या करता है, इसके सारे वाइब्रेशंस को रोक के केवल एक डायरेक्शन वाले वाइब्रेशंस को जाने देता है। उसको हम इस तरह से शो करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी हुई ऑर्डिनरी लाइट। समझना बात को। ऑर्डिनरी लाइट को पास किया निकॉल प्रिज्म से, और निकॉल प्रिज्म ने सभी डायरेक्शंस के वाइब्रेशंस को रोक के केवल एक डायरेक्शन का वाइब्रेशन आने दिया, और ये जो हमें लाइट मिली है इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इन शॉर्ट हम इसको पीपीएल बोल देते हैं।
ठीक है, तो ये हुई हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बात समझ में आ गई। अब अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में कंपाउंड्स को देखें तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, दो तरह के कंपाउंड होते हैं। वो कहां से देखते हैं? ये पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट भी यहां पे हमने लिया हुआ है। इसके थ्रू हम समझेंगे कि भी जो दो तरह के कंपाउंड्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं। तो अगर आप यहां देखोगे तो एक लिखा हुआ यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा है यहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक कंपाउंड ऐसा होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी डायरेक्शन में रोटेट करा देता है। किसी भी डायरेक्शन में क्या करा, रोटेट करा देता है। अभी ये सारी बातें समझा दूं मैं आपको। ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, जो हमने पीपीएल पीछे पढ़ा। ये जो पीपीएल हमें मिला, प्लेन पोलराइज लाइट हमने मिली, और प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम इस कंपाउंड के सैंपल से पास करते हैं और कोई भी कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है उसको किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देता है, तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहे जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा सारे कंपाउंड्स नहीं कर पाते। अब जो कंपाउंड इस काम को नहीं करा पाते, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करा पाते, ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहे जाते हैं। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव जो कंपाउंड हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नहीं आएंगे, उनको आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि जो हमने कंपाउंड यहां पे स्टडी करने होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्योंकि हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसा फिनोमिनन है जहां जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में टुवर्ड्स एक बिहेवियर शो करते हैं, और अगर वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट के टुवर्ड्स उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है विद सेम केमिकल फॉर्मूला। ठीक है नी? तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो जो पढ़े जाते हैं फिनोमिनन में, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि लाइट से रिलेशन है ना, लाइट के रिस्पेक्ट में हम चीजें कर रहे हैं, पीपीएल के रिस्पेक्ट में चीजें कर रहे हैं, इसलिए जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी यहां पे हो जाएगी। ठीक है, एक बात देख लो आप, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू अ डेफिनेट एंगल इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, और जो ये कंपाउंड करते हैं, जो कंपाउंड जो सब्सटेंस ये वाला बिहेवियर शो करते हैं, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करा पाते वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गई, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है ये आपको समझ में आ गई। इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि दो तरह के कंपाउंड, एक ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा देते हैं, चाहे किसी भी एंगल से किसी भी डायरेक्शन में कराएं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं करा पा रहा है, उस कंपाउंड को बेटा हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को जब हम स्टडी करते हैं तो जो प्रॉपर्टी ये सब्सटेंस की कही जाती है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिए। अब ये पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट में वही चीजें हैं जो यहां पे हमने बताया है कि भी जो ऑर्डिनरी लाइट है निकोल प्रिज्म से पास की जाती है, प्लेन पोलराइज लाइट आ गई। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उसके सॉल्यूशन से पास करेंगे, और हमने देखना है कि कितने एंगल से किस डायरेक्शन में वो कंपाउंड इस लाइट को रोटेट करा पाता है। ये सब जो चीजें की जाती हैं ये इस इंस्ट्रूमेंट में की जाती हैं जिसको हम पोलरीमीटर कहते हैं।
The rotation of the plane polarized light by an optically active substance is measured with the help of an instrument called polarimeter. ठीक है, रोटेशन कितना हुआ, प्लेन पोलराइज लाइट का एंगल कितना हुआ, कौन सी डायरेक्शन रोटेशन हुआ, ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए पोलरिमीटर यहां पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां देखो आप, ये है हमारा लाइट सोर्स, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। ठीक है, अनपोलराइज लाइट यानी कि जिसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में होते हैं। यहां पे हमने लगा दिया फिक्स पोलराइजर लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। एक एक बात देखते रहना और अलग से भी मैं इसको समझा दूंगा। निकोल प्रिज्म, ठीक है जी। निकोल प्रिज्म से जब ये ऑर्डिनरी लाइट पास होती है, अनपोलराइज लाइट पास होती है, तो वाइब्रेशंस एक डायरेक्शन में रह जाते हैं, इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो बात आपकी कहां तक पहुंच गई, ये देखो, ये ऑर्डिनरी लाइट में जो वाइब्रेशंस होते हैं बच्चों, वो हर एक डायरेक्शन में होते हैं। ये रहा आपका निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से जब ऑर्डिनरी लाइट पास होती है तो प्लेन पोलराइज लाइट हमको मिलती है। ठीक है, यहां तक आ गए हम। इसके बाद अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को हमने पास कराना है एक कंपाउंड के सॉल्यूशन से, जिसको हमने चेक करना है ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहां पे हमने एक ये सेल ली हुई है, इसके अंदर वो जो कंपाउंड है जिसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं, जो कंपाउंड अंडर एक्सपेरिमेंट है, उस कंपाउंड का सॉल्यूशन यहां पे फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिल करने के बाद यहां पे हमने वो एक सेल लगा दिया, ये यहां पे उस कंपाउंड का हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद बस ये चेक करना होता है कि रोटेशन कितना हुआ। तो यहां पे एक बात समझो आप, एक कंपाउंड हमारे पास था ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऐसा कंपाउंड हमने यहां उस कंपाउंड का सॉल्यूशन फिल किया जिस कंपाउंड ने ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कराया, यानी कि ये कंपाउंड, ये लाइट पीपीएल का जो वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में है, इसके बाद भी हमें ये वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में मिलता है, तो इसका मतलब इस सेल के अंदर जो कंपाउंड हमने फिल किया है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा कंपाउंड रहा वो? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा। ठीक है, लेकिन हमने तो ये चेक करना है कि रोटेशन किस एंगल से हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ। इसका मतलब है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो हमने यहां पे फिल नहीं करना। ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी समझ में आ जाता है, लेकिन अब हमने यहां पे कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन फिल कर लिया। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो सब्सटेंस होंगे वो क्या करेंगे, इस पीपीएल को किसी डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। ठीक है, अब यहां पे जो रोटेशन है वो इस तरह से आप शो कर दो। ये लाइट का जो वाइब्रेशन था उसकी डायरेक्शन पहली वाली, और अभी सपोज जो कंपाउंड यहां ऑप्टिकली एक्टिव है उस कंपाउंड ने इस पीपीएल को थीटा एंगल से राइट डायरेक्शन में रोटेट करा दिया। ठीक है नी, राइट डायरेक्शन रोटेट करा दिया। ये एक कंपाउंड हुआ। अब इस कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का अगर दूसरा फॉर्म हम इस सेल के अंदर फिल करते हैं उसका सॉल्यूशन बना के, तो वो क्या करेगा, वो इस पीपीएल को अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल एंगल से रोटेट करा देगा। ठीक है जी, ये थीटा डायरेक्शन क्या हुई, ये डायरेक्शन हुई। तो ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। और ये जो डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक एक बात समझ लेना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ आई बात। तो इस तरह से पीपीएल को रोटेट करा देता है कंपाउंड।
अब ये इसके बारे में बात करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या कहते हैं, वो कौन सी फॉर्म है, कौन सा आइसोमर है। लेकिन आप यहां पे पहले एक्सपेरिमेंट की बात समझो। तो यहां पे जो लाइट मिली आपको, पीपीएल मिली, सैंपल से आपने पास करा दिया, सैंपल से पास कराने के बाद किसी एंगल से उस लाइट को ये कंपाउंड रोटेट करा देता है। अब यहां पे लगा होता मूवेबल पोलराइजर, इसको एनालाइजर लिख दो आप, एनालाइजर ही लिखना, एनालाइजर, ठीक है जी। और यहां पे डिटेक्टर, यानी कि यहां पे हम इसको चेक कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है और यहां हमने चेक कर लिया कि जो कंपाउंड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है पीपीएल को, और कितने एंगल से। अब ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने जो थीटा का है, ये बेटा कहा जाता है एंगल ऑफ रोटेशन। अगर स्पेसिफिक कंडीशन में हम चेक करते हैं, जो स्टैंडर्ड कंडीशन बना लेते हैं, तो इसको फिर हम स्पेसिफिक रोटेशन बोल देते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ रोटेशन, राइट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को राइट डायरेक्शन कहेंगे, क्योंकि किसी भी टर्म को यूज करना हमको आना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेफ्ट डायरेक्शन में कहेंगे। अब इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, लीवो रोटेटरी कहते हैं, ये सारी बातें आएंगी। पहले थोड़ा थोड़ा आप समझते जाइए, कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ नहीं आएगी। तो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। जो पीपीएल का एंगल ऑफ रोटेशन हम चेक करते हैं, पीपीएल को किस डायरेक्शन में कितने एंगल से कंपाउंड रोटेट कराता है, उसको हम, उस एक्सपेरिमेंट को जो हम करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पोलरीमीटर होता है। इस तरह का उसका डायग्राम होता है। क्लियर हो गई बात, बात आ गई समझ में। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और फिनोमिनन क्या होगा, फिनोमिनन होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जो कंपाउंड हुए, दो कंपाउंड हुए जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड्स का वो सेम है, लेकिन जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके टुवर्ड्स जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। यानी कि एक उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट कराता है, जबकि दूसरा उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराता है। तो ये जो दो कंपाउंड हुए, इन कंपाउंड को बता रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और जो फिनोमिनन है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। हमने स्टार्ट कहां से किया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट किया था। ये देखो आप, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड केमिकल स्ट्रक्चर्स बट डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। अब यही बात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद हम आ गए ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। तो जो कंपाउंड्स वो होंगे उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाएगा, फिनोमिनन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। बात समझ में आ गई, पीपीएल समझ आ गया, रोटेशन किस तरह से होता है समझ आ गया, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनोमिनन हो गया, कंपाउंड्स जो हो गए जिनका बिहेवियर पीपीएल के टुवर्ड्स डिफरेंट रहता है, डिफरेंट डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट कराते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स कहे जाते हैं। होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बात समझ में आई, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे थे हम। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे दो तरह के हो गए, ठीक है। कौन से यहां से फिर समझो। एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, राइट डायरेक्शन में रोटेट कराता है। दूसरा कंपाउंड
प्लेन पोलराइज लाइट को, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराता है, लेफ्ट डायरेक्शन रोटेट कराता है, किसी एंगल से कराता है, उसको हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो बेटा दो तरह के हो जाते हैं। बड़ी सिंपल हो गई बात, समझ लेना आप। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा होता है लीवो रोटेटरी। अब लीवो में यहां पे एल आया हुआ, अब यहां से आप ये बात समझ लो, ट्रिक समझ लो इसको, कि लीवो का एल का मतलब हो गया लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, जब लीवो रोटेटरी का मतलब क्या हुआ, जो कंपाउंड आपके पीपीएल का रोटेशन लेफ्ट डायरेक्शन में कराएगा। लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराएगा। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी या एल आइसोमर, नेगेटिव आइसोमर। अब एक अगर लेफ्ट डायरेक्शन में करा रहा तो दूसरा राइट डायरेक्शन में कराएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करा देता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। डी आइसोमर भी कहते हैं, स्मॉल डी के साथ लिखते हैं। प्लस आइसोमर भी कहते हैं। किस डायरेक्शन में कराते हैं, राइट डायरेक्शन में कराता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब राइट डायरेक्शन में कराता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है जी, ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के हो गए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, लीवो रोटेटरी हो गया। समझ आ गई बात। चलो, इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं किरैलिटी। ठीक है जी, किरैलिटी क्या है, व्हेन, अब देखो यहां पे ना किरैलिटी को हम समझेंगे कुछ ऑब्जेक्ट के मीडियम से, कुछ ऑब्जेक्ट्स की हम हेल्प लेंगे, किरैलिटी समझेंगे, और उस ऑब्जेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके जाएंगे फिर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब यहां पे ऑब्जेक्ट से हमने समझा जो किरैलिटी है वो क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, इट इज सेड टू बी कायरल। और फिनोमिनन क्या हुआ, फिनोमिनन किरैलिटी हो गया। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं करता, यानी कि नॉन सुपर इंपोजेबल है, ऐसा कंपाउंड कायरल कहा जाता है। ठीक है, समझना एक एक बात। अब ऐसा कंपाउंड कायरल कहा जाता है। कब होगा ऐसा कंपाउंड कायरल, जब वो कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा, यानी कि वहां पे कोई सिमेट्री नहीं होगी। एसिमेट्रिक कंपाउंड, जो एसिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं वो कायरलिटी शो करते हैं। ठीक है, नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पे। द ऑब्जेक्ट्स which are superimposable on their mirror images are called a chiral। ठीक है ना, वो कैसे हो जाते हैं, एक कायरल हो जाते हैं। अब हमने जरूरत किसकी है यहां पे, हमने जरूरत है यहां पे कायरल ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो कायरल और एक कायरल दोनों तरह के ऑब्जेक्ट हम समझेंगे। ठीक है जी, अब समझो आप यहां पे देखो, हमारे पास ना एक सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, सर्कल को हमने, अब सर्कल के सामने हमने एक मिरर यहां पे लगा दिया, जो ये सर्कल है इसकी मिरर इमेज आएगी। अब जैसा ये सर्कल वैसा ये सर्कल देखेगा मिरर में। ठीक है ना, इस सर्कल को अगर हम उठा के इस सर्कल के ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको 100% कवर करेगा। जो 100% कवर करेगा हम उसको कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज करता है। ठीक है, मिरर इमेज पे सुपर इंपोज करता है। अब यहां पे हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल के सामने मिरर अगर रखेंगे तो सेम ट्रायंगल हमको दिखेगा, सुपर इंपोज करेगा। ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम एकायरल बोलते हैं, सुपर इंपोज कर जाते हैं। स्क्वायर वाली शेप देख लो, ABCD से भी समझ लेते हैं। ये हमारा A रहा, यहां पे मिरर, और ये इसकी मिरर इमेज, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज करता है। ठीक है, अब अगर दूसरा कंपाउंड देखें, हम दूसरा ऑब्जेक्ट देखें या दूसरा लेटर देखें, यहां पे P देख लो आप,
P के सामने अगर मिरर रखेंगे तो यहां पे आप देखो P की जो मिरर है वो P की जो मिरर इमेज है वो इस तरह से बनेगी। अगर इस P को उठा के इस P के ऊपर रखेंगे तो यहां पे ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं करेगा, यानी कि ये जो लेटर हुए ये नॉन सुपर इंपोजेबल है, नॉन सुपर इंपोजेबल, यानी कि ये लेटर अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं करता। एसिमेट्रिक कंपाउंड हुआ, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हुआ, एसिमेट्रिक लेटर हुआ। ऐसे जो लेटर्स, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कायरल कहते हैं। अब इस बात को हम लेके आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिक, दूसरे होते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक वाले कायरल कहे जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कार्बन कंपाउंड। तो जो किरैलिटी यहां पे है, ये जो किरैलिटी हमने पढ़ी है, इसका ओरिजिन क्या है, कहां से आती है ये, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ किरैलिटी अभी ऑब्जेक्ट्स में हमने समझ लिया, लेटर्स में हमने समझ लिया, लेकिन अब हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में समझेंगे। तो सबसे पहले कार्बन एटम पकड़ते हैं। अ कार्बन एटम whose four valencies are satisfied with four different atoms और ग्रुप्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। एक कार्बन एटम की जो चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होने चाहिए, उस पे चारों डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए होने चाहिए। ऐसा जो कार्बन होता है उसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। और एसिमेट्रिक कार्बन हुआ तो एसिमेट्रिक कंपाउंड हुआ, एसिमेट्रिक कंपाउंड हुआ तो वो किरैलिटी शो करेगा, कायरल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। समझो आप, when four different atoms or groups get attached to a sp3 hybridized carbon, the molecule obtained is a chiral molecule, ठीक है ना। ऐसा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, एंड पजेस किरैलिटी, और ये किरैलिटी शो करेगा। एग्जांपल देख लो आप, ये हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन एटम पे जब चार एटम्स, चारों एटम्स डिफरेंट लगे होते हैं, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन है ये, और फिनोमिनन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, किरैलिटी कहते हैं। तो ओरिजिन ऑफ किरैलिटी का मतलब है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, चाहे हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, जो चीजें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एसिमेट्रिक होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना आप। अब एसिमेट्रिक कैसे हुई है, एसिमेट्रिक इसलिए इस तरह से होगी क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी जो सेटिस्फाई हुई हैं वो चारों डिफरेंट एटम से हुई हैं, ठीक है। चारों डिफरेंट एटम्स यहां पे लगे हुए, ए बी सी डी। सर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आप समझाओ, ठीक है। यहां पे देखो आप, ये हमारा एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड। अब ये कंपाउंड, इसको स्टार से शो कर देते हैं, जो कायरल कार्बन एटम होते हैं। इस कंपाउंड को हम देखेंगे तो इस कंपाउंड में ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम है तो ये हो गया एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन हुआ तो जो कंपाउंड हो गया वो कायरल कंपाउंड हो गया, कायरल कंपाउंड, ठीक है जी। अब कायरल कंपाउंड की अगर मिरर इमेज हम देखते हैं, ये मिरर इमेज आप देखोगे तो यहां पे जो मिरर इमेज बनेगी बच्चों, वो मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगी, नॉन सुपर इंपोजेबल, क्योंकि कंपाउंड कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, कायरल कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो किरैलिटी हमको समझ आ गया, किरैलिटी समझ आ गया, ओरिजिन ऑफ किरैलिटी समझ में आ गया कि जो कंपाउंड है वहां पे एसिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री आ गई तो कंपाउंड आपका एक कायरल हो गया, ठीक है, एक कायरल हो गया, किरैलिटी शो नहीं करेगा। इसके बाद द टू फॉर्म्स, कौन सी फॉर्म हुई, एक मॉलिक्यूल हो गया और एक इसकी मिरर इमेज होगी, जैसे हमने यहां पे देखा।
एक कंपाउंड हो गया, एक कंपाउंड की मिरर इमेज होगी। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन ये कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है। अब ऑफ अ कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल कार्बन एटम आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की अलग तरह से डेफिनेशन है। यहां देखो, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, इनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों हुए, एसिमेट्रिक क्यों हुए? क्योंकि ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है जिसको हम कायरल कार्बन एटम कह रहे हैं, इसका स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो स्पेस में अरेंजमेंट है एटम्स का कार्बन के अराउंड, वो डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाते हैं। और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जो एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, उनके लिए एक नई टर्म है, ये भी समझ लो आप। द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर द नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर आर टर्म्ड एज इनएंशियोमर्स। तो ये छोटी छोटी टर्म है जिनको हमने समझना पड़ेगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स इनएंशियोमर्स होते हैं, लेकिन सभी ऑप्टिकल आइसोमर्स इनएंशियोमर्स नहीं होंगे। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होती हैं, ठीक है ना, उन्हीं दो कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? इनएंशियोमर्स कहेंगे। तो ये जो एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है, ये लैक्टिक एसिड का एग्जांपल है। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड, ये दूसरी फॉर्म जो कि मिरर इमेज है इस कंपाउंड की, तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल है इस मिरर इमेज के ऊपर। तो ये दोनों क्या हुए? ऑप्टिकल आइसोमर्स हुए। लेकिन ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को एक दूसरा नाम दिया जाता है जिनको हम क्या कहते हैं? इनएंशियोमर्स कहते हैं। वो टर्म क्या होगी? इनएंशियोमर्स होगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो, इसके बाद हमने बात करी है भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंपाउंड में अगर सिमेट्री आ गई, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो कौन सी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए? उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में हमारी दो सिमेट्री आती हैं, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरी है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से नहीं होनी चाहिए? Technically, a molecule is said to be asymmetric or chiral when it does not possess any kind of the elements of symmetry. मैंने कहा ना, कायरल का मतलब ही एसिमेट्रिक है। जहां सिमेट्री आ गई, वहां पे जो कंपाउंड है आपका, जो मॉलिक्यूल है आपका, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो हो गया एक कायरल। कंपाउंड में वैसे कायरल और एक कायरल हम यूज करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई तो कंपाउंड आपका एक कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एग्जांपल से समझो आप, ये हमारे दो कार्बन एटम है। ठीक है, यहां पे ए, बी और डी, यहां पे डी, यहां पे बी और यहां पे ए। अगर आप देखोगे कि इस कंपाउंड को आप यहां से कट कर दो, ये प्लेन है, इसको कंपाउंड को बीच में से हमने एक प्लेन से कट कर दिया, तो आप देखोगे कि इस कंपाउंड के ऊपर भी और इस कंपाउंड के नीचे भी सेम कंपाउंड है। ठीक है ना, सेम जो पोर्शन है वो ऊपर और नीचे सेम पोर्शन आते हैं, आइडेंटिकल पोर्शन आते हैं। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक है, इस कंपाउंड में क्या आ गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई तो कंपाउंड कैसा हो गया भाई? कंपाउंड सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक का मतलब कंपाउंड एक कायरल हो गया, और एक कायरल हो गया तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, सिमेट्री नहीं आने चाहिए। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो ये एग्जांपल देख लो आप। ये कंपाउंड है,
तो इसमें अगर हम सेम जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनको मिलाना शुरू करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जब हम यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे COOH तक, ये देखो आप, ठीक है। यहां अगर हाइड्रोजन होता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, लेकिन ये COH से COH ही जाके मिल रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां देखें तो ये CH3 पे आता है, इसी तरह से अगर यहां पे देखें तो ये हाइड्रोजन पे जाता है, ये हाइड्रोजन पे, ये वाला, ठीक है। और यहां से देखें तो ये हाइड्रोजन पे जाता है, तो सेम एटम को जाके ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाती है। और सिमेट्री किसी भी तरह की आपके कंपाउंड में नहीं होनी चाहिए। अगर सिमेट्री हो जाती है, किसी भी तरह की सिमेट्री आपको मिलती है, तो कंपाउंड आपका हो जाएगा एक कायरल, एक कायरल हो जाएगा तो कंपाउंड हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस कैटेगरी से बाहर का कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से मतलब है हमने वो कंपाउंड देखने हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराते हैं किसी डायरेक्शन में, ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं को यहां पे स्टडी करना। और वो कौन से कंपाउंड होंगे, वो कौन से कंपाउंड होंगे, वो कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें सिमेट्री नहीं होगी, कंपाउंड आपका अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई और यही बात यहां पे लिखी हुई है। कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, द मेन कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्री, ठीक है, और किरैलिटी इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। समझो आप बात को। देखो हमारे पास अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रेस्पेक्ट में देखें तो दो तरह के कंपाउंड हमें मिले, दो तरह के कंपाउंड कैटेगराइज अगर करें, एक वो जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और दूसरे वो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि पीपीएल के टुवर्ड्स कोई बिहेवियर नहीं शो करते। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो सॉल्यूशन से एज इट इज पास होती है, कोई रोटेशन वहां पे शो नहीं करना। ये जो कंपाउंड होंगे वो कंपाउंड होंगे जहां पे सिमेट्री होगी, यानी कि ये सब सिमेट्रिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। सिमेट्रिक कंपाउंड होंगे या एक कायरल होंगे, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे लिखा कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, द मेन कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्री, किरैलिटी इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह हुआ कि किरैलिटी जो है इज रिगार्डेड एज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये सार है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। आप कैसे ढूंढेंगे ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। कंपाउंड ऐसे होने चाहिए जो किरैलिटी शो करते हों। किरैलिटी कौन से कंपाउंड शो करेंगे, जो एसिमेट्रिक होंगे, जो एसिमेट्रिक होंगे। इसीलिए कहा कि जो किरैलिटी है इज रिगार्डेड एज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आई, समझ में आ गई बात। देख लो यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराएगा, ठीक है जी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी है आपको समझ आ गई बात। इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुए, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हुए। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी में स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद ये पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। एक एक बात समझ लो आप। यहाँ पे पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट को मैंने बता दिया कि भाई ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब ऑर्डिनरी लाइट से ऐसे वाइब्रेशंस मिलते हैं। निकोल बीम से पास किया, एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन मिल गए, सॉल्यूशन से पास किया तो रोटेशन हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया, ठीक है। समझ आई बात। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, फिनोमिना और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाती है। ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, लिवो रोटेटरी होते हैं। क्लियर है। किरैलिटी, किरैलिटी मतलब एसिमेट्री इन द कंपाउंड,
एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ओरिजिन ऑफ किरैलिटी। ये बात हमारी समझ में आ गई। इसके बाद यहां पे आ गए हम, उसके बाद यहां पे आ गए, एनेंशियोमर समझ में आ गया, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात हम यहां पे कर रहे थे। किरैलिटी, किरैलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड में क्या होनी चाहिए? किरैलिटी होनी चाहिए। कंपाउंड ओवरऑल कायरल होना चाहिए। कायरल कब होगा? जब एसिमेट्रिक होगा, जब एसिमेट्रिक होगा। किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद आता है रेसिमिक मिक्सचर। दो टर्म रह जाती हैं हमारी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका खत्म हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बहुत साधारण सी भाषा में, बहुत आसान सी भाषा में मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझाने की कोशिश की है बच्चों। तो अगर आप यहां तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप रेसिमिक मिक्सचर समझो। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? एक होता है मीसो कंपाउंड, दूसरा होता है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, दोनों में फर्क भी समझेंगे। रेसिमिक मिक्सचर देखो, एक ऐसा डीएल मिक्सचर लिखा हुआ है यहां पे, डीएल मिक्सचर। ठीक है, डी फॉर्म भी रहेगी, एल फॉर्म भी रहेगी। हमने एक मिक्सचर बनाया, क्या है इस मिक्सचर के अंदर? इस मिक्सचर के अंदर 50% आपकी डी फॉर्म है एंड 50% आपकी एल फॉर्म है। ठीक है, अब जो आपकी डी फॉर्म है वो क्या करती है? पीपीएल को राइट डायरेक्शन रोटेट कराती है। जो आपकी एल फॉर्म है वो पीपीएल को लेफ्ट डायरेक्शन रोटेट कराती है। सेम कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हुए। तो जो रोटेशन यहां पे होगा, जो रोटेशन का जो एंगल होगा, सपोज वो ए है, प्लस ए, और यहां पे जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा सपोज वो माइनस ए है। ठीक है, दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि 50% ये लिया हमने, 50% ये लिया, तो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। डायरेक्शन रोटेशन की अपोजिट है, तो यहां क्या होगा? ये एक दूसरे का जो इंपैक्ट है पीपीएल पे वो क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। तो ओवरऑल जो रोटेशन रहेगा, ओवरऑल जो रोटेशन रहेगा वो कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। कोई रोटेशन पीपीएल में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमने ये जो ये बने नहीं है, ठीक है, ये क्या है? हमने बाहर से ऑप्टिकल आइसोमर लिए, बराबर बराबर अमाउंट में एक जो हमारे पास सैंपल ट्यूब है, जो हम इसमें यहाँ पे पोलरिमीटर में यूज करते हैं, यहाँ पे हमने फिल कर दिया। ये पीपीएल एज इट इज वहां पे हमको मिल जाती है। ठीक है ना, कोई रोटेशन ये शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इक्वल अमाउंट रिप्रेजेंट है, अपोजिट डायरेक्शन रोटेशन है, एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि जो कंपाउंड है वो हमने मिक्स किए हैं। इसको हम कहते हैं कि जो कंपाउंड में रोटेशन नहीं हुआ ये एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये अलग कंपाउंड हो, ये अलग कंपाउंड हो, दोनों को हम सेपरेट आउट कर लें तो रोटेशन अलग अलग ये दिखाएंगे। मीसो कंपाउंड में क्या है? मीसो कंपाउंड जो होता है वो कंपाउंड बच्चा बनता ही इस तरह से है, उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, दिस इज नॉट अ मिक्सचर, दिस इज अ कंपाउंड। और यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या होता है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रहा। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन सेम सेम आइडेंटिकल है, इसलिए कंपाउंड अगर ऊपर वाला पोर्शन प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन रोटेट कराएगा तो नीचे वाला लेफ्ट डायरेक्शन रोटेट कराएगा, और इसकी वजह से कोई भी रोटेशन यहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। लेकिन एक कंपाउंड के अंदर की चीजें हैं, जो अंदर अरेंजमेंट है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर में जो अरेंजमेंट है, उसकी वजह से एंगल ऑफ रोटेशन 0 हुआ। इसलिए हम कहते हैं
कि ये कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन की वजह से कैसा हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। ठीक है ना, दिस इज नॉट अ मिक्सचर, दिस इज अ सिंगल कंपाउंड। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो यहां आपके पास ये फॉर्म अलग है, ये फॉर्म अलग है, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, इक्वल अमाउंट में ये मिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा अगर आपको समझना है तो SN1 SN2 पे एक वीडियो बनाई हुई है जो हम पढ़ते हैं उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो वहां पे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हैं SN1 SN2 का, वो हमारे चैनल पे है। वो वीडियो आप देख लें तो वहां से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, रैसमिक मिक्सचर किस तरह से बनता है, मीसो कंपाउंड क्या होते हैं, ये तो आपको यही समझना पड़ेगा। ठीक है, ये इंटरनल कंपोजिशन ये कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मिक्सचर है, इसलिए ये एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से यहां पे ऐसा हुआ है। होप सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।